आपके लोकप्रिय चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। और मैं चंद्रशेखर सिंह आज आपकी कक्षा को और आगे बढ़ाऊंगा। अब हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने 1885 से 1905 के बीच के घटनाक्रम को देखा समझा था, 20 वर्ष के समय को। 1905 की कल की जो घटना है वो बंगाल विभाजन के लिए विशेष तौर पर जानी जाती है। बंगाल विभाजन में आपने देखा था, थोड़ा सा रिपीट करके आपको जोड़ दें कि 1903 में ही प्रस्ताव आया, 1904 भर में पूरा विरोध हुआ, उसके बावजूद जुलाई 1905 में घोषणा हो गई कि 16 अक्टूबर से यह विभाजन प्रभावी होगा। और हम लोगों ने 7 अगस्त 1905 से ही कलकत्ता के टाउन हॉल से न केवल विरोध किया बल्कि यह तय किया कि हम अब स्वदेशी वस्तुओं को अपनाएंगे और विदेशी वस्तुओं का जो ब्रिटेन से आयातित हो रही हैं उनका बहिष्कार करेंगे। स्वदेशी आंदोलन प्रथम ऐसा आंदोलन था जो उपनिवेशवादी शक्तियों को प्रथम बार बहुत हद तक नुकसान पहुंचाया और राष्ट्र में एक चेतना या जागरण का कार्य किया। 1905 की बात है। अब आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस का जो मूवमेंट चल रहा है उसका जो सिलसिला है, 1905 में दिसंबर में बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में जो कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है उसमें हम लोगों ने देखा था कि स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन को समर्थन मिला हुआ था। और 1906 में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन जो 1905 में चला वो तो 7 अगस्त 1905 से शुरू हुआ। अगस्त के बाद आप देखेंगे कि दिसंबर का घटनाक्रम आता है। उस दिसंबर के जब कांग्रेस का अधिवेशन होता है बनारस में, तो जो नरमपंथी थे, उदारवादी थे, उनका मत था, विभाजन जैसी घटना होने के बावजूद उनका मत था कि अभी भी हम लोग उस कदर इसका विरोध न करें या हिंसा न करें। अभी भी उनका संवैधानिक नीतियों में विश्वास था। जबकि जो नया वर्ग कांग्रेस में जन्म ले रहा था, खास करके लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और अरविंद घोष, इन सब का मानना था कि कांग्रेस की उपलब्धियां जितनी कोशिश हुई उस अनुपात में मिली नहीं, तो वो आगे चाहते थे कि इसका विरोध हो। तो किसी तरह से गोपाल कृष्ण गोखले ने स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को मान लिया कि चलिए ठीक है, बात टल गई। लेकिन थोड़ा थोड़ा विचारों में टकराहट होनी शुरू हुई। जब 1906 का कलकत्ता में अधिवेशन होता है दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में, तो केवल इस बात के लिए कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के चलाने के तरीकों को लेकर के मतभेद होने लगे। आप ध्यान दीजिए, केवल चलाने के तरीकों को लेकर मतभेद होने लगे। परिणाम क्या हुआ कि वहाँ दादा भाई नौरोजी ने पहली बार कांग्रेस के मंच से स्वराज की बात करी। तो यह प्रश्न आपका बनता है अक्सर कि कब कांग्रेस ने अपने मंच से स्वराज की बात की। तो आपको ध्यान रखना है कि कलकत्ता अधिवेशन में 1906 में दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में प्रथम बार स्वराज की मांग कांग्रेस के मंच से कही गई। अब इस प्रश्न को हो सकता है ऐसे पूछ लें कि कब कही गई, तो 1906 विकल्प लगा के एक सही 3 और लगा दें, आपसे पूछ लें। या 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में जब स्वराज का प्रस्ताव पास हुआ या स्वराज की बात कही गई कांग्रेस मंच से, तो कौन उस समय अध्यक्ष था, तो दादा भाई नौरोजी एक विकल्प और 3 अन्य नाम दे करके आपसे पूछ लें। तो कभी नाम को लेकर के, कभी सन को लेकर के, कभी उस स्थान विशेष को लेकर के कि वो सेशन हुआ कहाँ था, ऐसे लोग वो पेपर सेटर प्रश्न को बनाते हैं। तो आपको सारे तथ्यों को जानना है कि 1906 में
दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में कलकत्ता नामक स्थान पर पहली बार कांग्रेस के मंच से स्वराज की बात कही गई, स्वीकार की गई। इतना ही नहीं, जो नरमपंथी या उदारवादी और उग्रवादी या उग्र जो विचारों के समर्थक थे, बाल गंगाधर तिलक आदि, अरविंद घोष, लाला लाजपत राय, इन लोगों के मन में जो आ रही थी कांग्रेस की उपलब्धियों से जो एक तरह से असंतोष सा था, और ख़ास करके बंगाल के विभाजन ने उसको और बढ़ा दिया था। तो इन दोनों लोगों में किसी तरह समझौता करा करके दादा भाई नौरोजी ने गाड़ी को आगे बढ़ाया, लेकिन दोनों के बीच अभी भी मन में खदबदाहट थी, जिसका परिणाम ये दिखता है कि 1907 का जो सूरत का अधिवेशन होता है, जो पहले नागपुर में होना था, वह अधिवेशन अब सूरत में होता है। नागपुर से थोड़ा सा बगल है सूरत। अब ऐसे भी हम आपको दिखाते हैं जी, ये है ना। 1905 में बनारस अधिवेशन होता है गोपाल कृष्ण गोखले के नेतृत्व में, ये आपने देखा। और यहाँ पहली बार क्या हो रहा है कि स्वदेशी और बहिष्कार की बात को ये लोग स्वीकार करते हैं, स्वदेशी और बहिष्कार, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, अब इस संख्या मैंने इस वजह से लिख दी है कि 21वां हो रहा है 1905 बनारस अधिवेशन गोपाल कृष्ण गोखले को। 1906 में क्या हो रहा है, बात यहीं से थोड़ी सी दोनों लोगों के बीच, उदारवादी और उग्रवादी दोनों लोगों के बीच विचारों को लेकर के, अब विचार किस बात के कि स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन किस तरीके से चलेगा, माने तरीके को लेकर के मतभेद जो शुरू हुआ, उसको किसी तरह से दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता अधिवेशन में ढाका तोपा। एक तरह से दोनों में समझौता करा लिया और इन्होंने कहा कि हम स्वराज की बात को मानते हैं। अभी इस स्वराज की परिभाषा एकदम स्पष्ट थी कि एक कैसा स्वराज होगा, लेकिन पहली बार स्वराज की बात 1906 कलकत्ता अधिवेशन में आ गई। यह प्रश्न कई बार बना है, तो आप लोगों को इसको बड़े ठीक से ध्यान देना है, ठीक है। फिर 23वां अधिवेशन सूरत में होता है, पहले ये नागपुर में होना था, और रास बिहारी घोष, न कि बोस, रास बिहारी बोस और रास बिहारी घोष दो व्यक्ति हैं, तो इसका हम लोगों को बड़े ध्यान से समझना है कि घोष हैं। घोष, रास बिहारी घोष के नेतृत्व में सूरत में अधिवेशन होता है। सूरत अधिवेशन में यह हो रहा था कि अध्यक्ष का उग्रवादी लोग अपना अध्यक्ष चाहते थे, नरमपंथी या उदारवादी अपना अध्यक्ष चाहते थे। क्यों? क्योंकि जो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन है उसके चलाने के तरीकों को लेकर के अभी भी मतभेद कायम थे, जो 1905 में शुरुआत हुई, 6 में और बढ़ी, और 7 पहुँचते पहुँचते कांग्रेस यहाँ से पहुँच करके 2 भागों में बंट रही है, एक उग्र और दूसरी नरम। ठीक, यहाँ 2 भागों में कांग्रेस में विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हो जाता है, ठीक है। अब अगला बस आएगा 1908। 1908 में मद्रास में ही, और यही पहला अधिवेशन है 23वां, जो 2 बार होता है। सूरत में होता है 23वें के नाम से, रास बिहारी घोष बनते हैं। चूँकि वहाँ कोई प्रस्ताव ठीक से पास ही नहीं हो पाया, कुर्सी क्या क्या सब चलने लगे, माने उग्रवादी और नरमपंथी दोनों के विचारधारा में टकराहट के चलते वो अधिवेशन सफल नहीं माना गया। तो उस समय के लोगों ने महसूस किया कि इसी 23वें को हम मद्रास में फिर से करते हैं, और रास बिहारी घोष को ही फिर से अध्यक्ष बनाया। हाँ, इस दिसंबर के बीच एक घटनाक्रम ये घटा कि इलाहाबाद में एक कांग्रेस सम्मेलन बुलाया गया, न कि अधिवेशन, सम्मेलन बुलाया गया। उस सम्मेलन में अधिवेशन कैसे हों, क्या तरीके बने, क्या नियमावली बने, उसके लिए उन लोगों ने एक नियम पुस्तिका का संग्रह किया, तैयार किया, जिसमें कुल मिला के यह लबोलवाब था कि ये उग्रवादी लोग जो हैं इनको हम कांग्रेस से बाहर करेंगे, या जो हमारा एक तरह से संगठन है जिसको हम लोग पाल पोस के ले आए हैं, या हमारे विचारधारा से इनकी विचारधारा भिन्न है, ऐसा उग्रवादी लोग नरमपंथी लोग सोच पा रहे थे।
ठीक है। तो क्या हुआ कि यहाँ विभाजन जो हुआ तो 1908 में रास बिहारी घोष के नेतृत्व में मद्रास में फिर से अधिवेशन होता है। अब क्या हो रहा है, यहाँ से 1908 से और 6 वर्ष तक, विगत 6 वर्ष तक कांग्रेस एक तरह से अस्तित्वहीन रही। अस्तित्वहीन का मतलब इसके अधिवेशन चलते रहे, काम धीरे धीरे चलता रहा, लेकिन जनता में इसका कोई बड़ा प्रभाव नहीं हो पाया। तो यह माना जाता है कि यह अस्तित्वहीन रही। 8 से 14 एक तरह से अब आप देखेंगे कि कांग्रेस के अधिवेशन चल रहे हैं, लेकिन 1908 से 1914 तक, जब 1914 में कांग्रेस का फिर से अधिवेशन होगा, तब आप देखेंगे कि इसमें इस कांग्रेस में कुछ जान आती है। लेकिन इस बीच हुआ क्या, कहने का तात्पर्य है कि जब आप राष्ट्रीय आंदोलन की यात्रा को देखेंगे तो जिस बीच 1908 से और 14 तक एक तरह से कांग्रेस का मात्र अधिवेशन सा होता रहा, कोई खास उपलब्धि इस बीच की नहीं रही। तो इस बीच हमारे उग्र राष्ट्रवादी लोगों ने और क्रांतिकारी राष्ट्रवादी, इन लोगों ने अपनी गतिविधियां चलाई। अब आपके दिमाग में आएगा कि उग्र राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी राष्ट्रवादी क्या है। उग्र राष्ट्रवादी अपने विचारों में उग्र विचारों के द्वारा चाहते थे, दोनों लोगों का लक्ष्य था भारत की स्वतंत्रता। जो उग्र राष्ट्रवादी हैं वो अपने उग्र और विचारों के माध्यम से चाहते थे कि भारत स्वतंत्र हो जाए, ठीक है। और ये जो क्रांतिकारी राष्ट्रवादी हैं, क्रांतिकारी राष्ट्रवादी बम और पिस्तौल की बदौलत डर पैदा करके चाहते थे कि अंग्रेज यहाँ से चले जाएं। अब आपके दिमाग में आएगा 3 बातें हो गई। एक तरफ तो कांग्रेस अपना लेके चल रही है आंदोलन, जो 1908 से और 6 वर्ष के लिए लगभग ज़्यादा प्रभाव नहीं रखी। एक नियमित अधिवेशन दिसंबर महीने में होता रहा, कोई खास घटनाक्रम इस बीच इनके मंच से या इनके द्वारा नहीं हुआ, तो इनका सिलसिला चल ही रहा है। 7 से जो उग्रवादी राष्ट्रवादियों का एक तरह से प्रभुत्व बढ़ा, 5 से ही बढ़ा, और जो इनका बढ़ा तो अब इनके कार्यक्रमों को हम लोग देखेंगे। उग्रवादी राष्ट्रवादी जो लोग हैं, इनका क्या कार्यक्रम रहा, इसी के समानांतर क्रांतिकारी राष्ट्रवादी जो रहे उनका क्या कार्यक्रम रहा। अब इन दोनों कार्यक्रमों को हम लोग धीरे धीरे समझेंगे, तब ये समझ आएगा। जब कभी ये होगा कि मान लीजिए राष्ट्रीय आंदोलन को पूरा होल सोल लिखना हो, तो आप ये देंगे कि इस बीच से इस बीच तक कांग्रेस ने अपना आंदोलन चलाया। जब कांग्रेस थोड़ा सा दिग्भ्रमित सी हो गई है, एक तरह से मान लें कि उसकी जनता में उतनी पैठ नहीं रही या वो जनता की नब्ज को नहीं समझ पाई, उस बीच सामान्य रूप से चलती रही, तो उग्र राष्ट्रवादियों ने और क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों ने उस परंपरा को जीवित रखा। और 1919 में जब महात्मा गांधी का भारतीय राजनीति में प्रवेश होता है, तो उससे पहले ही घटनाक्रम घटता है। 1916 में कांग्रेस के दोनों गुट, उग्रपंथी और उदारवादी, दोनों गुट लखनऊ अधिवेशन में एक साथ हो जाते हैं और एक साथ होकर के फिर धारा एक साथ चलने लगती है। और 1919 में गांधी युग एक तरह से शुरू होता है, इस नाते कि गांधी जी का प्रवेश हो जाता है और फिर गांधी जी अपने ढंग से भारतीय राजनीति को समझते हुए आगे बढ़ाते हैं। तो चूँकि प्रश्न भी बनता है, हम लोगों के समझने की भी बात है कि 8 से 14 तक लगभग कांग्रेस का एक तरह से सामान्य अधिवेशन चला, और इस बीच इन दो घटनाओं में, माने उग्र राष्ट्रवादियों ने क्या किया, कैसे कैसे किया, क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों ने कैसे कैसे क्या क्या किया ही नहीं, किन प्रदेशों में किनका योगदान रहा और कैसा रहा, इसकी जब हम चर्चा कर लेंगे तो समग्रता में बात समझ में भी आ जाएगी और साथ ही आने वाले प्रश्नों को हम लोग कर भी लेंगे। ठीक है, तो ये देख लीजिए आप। और 1911 में ही एक घटनाक्रम हुआ था। आपने देखा कि 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। हमारे लाख विरोध के बावजूद उसी के विरोध में स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन चला।
जो काफ़ी हद तक सफल भी रहा, लेकिन तात्कालिक लक्ष्य हमने कल भी चर्चा की थी वो नहीं पाया। वो जाके अरुंडेल कमेटी की सिफारिश के बाद दिसंबर 1911 में सम्राट जॉर्ज पंचम भारत आते हैं। उस समय रहते हैं वायसराय लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। उन्होंने पंचम की तरफ से घोषणा को पढ़ा और तब से कलकत्ता से दिल्ली भारत की राजधानी बनती है। तो ये आपको जानने की ज़रूरत है कि दिल्ली दरबार से अक्सर प्रश्न बनता है कि दिल्ली दरबार 1911 दिसंबर 1911 में जो हो रहा है उसमें सम्राट कौन आ रहे हैं। तो सम्राट जॉर्ज पंचम हैं, 5 उंगलियां ऐसे याद रख लीजिए, सम्राट जॉर्ज पंचम हैं ये आए। तो कौन सम्राट आए ये प्रश्न बना लेते हैं कभी कभी, या सम्राट जॉर्ज पंचम जब आए तो वायसराय कौन थे। तो अंग्रेजों की परंपरा को तो आप जानते हैं, नाम इन्हें खोजे नहीं मिलता है, हार्डिंग फर्स्ट तो हार्डिंग सेकंड तो हार्डिंग थर्ड, इस टाइप का चलता है। अब जॉर्ज ही को देख लीजिए, जॉर्ज पंचम आ रहे हैं, जबकि नाम इन्हें दूसरा मिल सकता था, लेकिन अब उन लोगों की होगी कोई परंपरा, तो हम लोगों को केवल काम चलाना है अपना। जॉर्ज पंचम आए और उनके समय लॉर्ड हार्डिंग सेकंड ने घोषणा को पढ़ा और तब से कलकत्ता से दिल्ली हमारी राजधानी बन गई। और यही जब कलकत्ता से दिल्ली राजधानी चेंज हो रही है तो इसी बीच हमारे क्रांतिकारियों ने एक घटनाक्रम किया है जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे, नहीं सब घालमेल हो जाएगा। कि कलकत्ता से दिल्ली जब राजधानी चेंज हो रही थी तो उस समय हमारे राष्ट्रवादियों ने, क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों ने, सारे जो बम और पिस्तौल की राजनीति में विश्वास करते थे, उन लोगों ने एक घटनाक्रम किया। बड़ा साहसिक घटनाक्रम है, लेकिन उसका इतना महत्व हुआ कि इनके मन में, अंग्रेजों के मन में एक डर भी पैदा हो गया। उन्हें लगा कि भारत में केवल संवैधानिक उपायों का सहारा लेकर के या प्रार्थना शिष्टमंडल का सहारा लेकर करके काम करने वाले ही नहीं हैं, बल्कि डर पैदा करने वाले भी हैं। तो कहीं न कहीं इनका भी प्रभाव रहा, इनका भी हम आकलन करेंगे। तो ये ध्यान देने की जरूरत है। ये दिल्ली दरबार, इससे तमाम प्रश्न आते हैं। अब आप ये देखिए, जैसे जॉर्ज पंचम को आप देख लेंगे, ध्यान देंगे, ठीक है, और हार्डिंग सेकंड ये आप ध्यान दे लेंगे। ये और जॉर्ज पंचम ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए, तो जॉर्ज पंचम और हार्डिंग सेकंड कलकत्ता से दिल्ली राजधानी आई। यह घटनाक्रम जरा समझने की जरूरत है। कई बार सूरत के अधिवेशन में ये कौन सा था, 23वां, इसको पूछ लेते हैं। 23वां अधिवेशन 2 बार हुआ है, इसको पूछ लेंगे। 1907 में हुआ तो 1908 में भी हुआ। 1907 वाला सूरत में हुआ, आपने देखा ही, और वही 23वां 1908 के महीने में मद्रास में हुआ। दोनों के अध्यक्ष आप देख रहे हैं सेम ही हैं, रास बिहारी घोष और रास बिहारी घोष, न कि बोस। तो रास बिहारी घोष, ये ध्यान रखेंगे। और 1907 से या 8 से एक तरह से 14 तक जो कांग्रेस अस्तित्वहीन रही, इसमें बीच बीच में जिन वर्षों में कुछ घटनाक्रम ठीक से हुआ है या जिससे प्रश्न बने हैं, हम उनकी चर्चा बीच बीच में कर लेंगे। जैसे 1911 में कुछ घटनाक्रम हुआ है तो उसकी चर्चा हम लोग कर देंगे। तो ये हुआ। दूसरी चीज ये है, दिल्ली दरबार। जी, अब आप देखेंगे कि ये, अब आप जैसे आपने देखा था, भारत में राष्ट्रीयता के उदय के कारण
माने भारत में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिनसे राष्ट्रीयता का उदय हुआ, और उसका परिणाम क्या हुआ था कि कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। 1885 में स्थापित कांग्रेस लगभग 20 वर्ष तक अनवरत चलती रही। अपने विश्वास के बल पर, कार्य के बल पर, या उनकी उस समय के जो आयोजनकर्ता थे उनकी जो विचारधारा थी उसके आधार पर। उपलब्धियां कहने को ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन उस काल परिस्थिति में नए नए लोग थे, उन्हें भी बहुत अधिक अनुभव नहीं था। उसके आधार पर वो जैसे 1892 का एक्ट ले आए, लोगों में जन जागरण ले आए, ये सारे कार्यक्रम हो रहे हैं जिसकी चर्चा हमने पिछली कक्षाओं में क्रमशः की हुई है। लेकिन 1905 में जब बंगाल का विभाजन होता है तो उदारवादियों समेत नए नए जो उग्रवादी विचारधारा के लोग कांग्रेस में नए नए आ रहे हैं, उनको लगा कि ये उपलब्धियां संतुष्टिपरक नहीं हैं और वो उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा की तरफ अग्रसर हुए। तो अब यह प्रश्न उठता है कि आखिर उग्र राष्ट्रीयता का जन्म कैसे हुआ। जैसे हम लोगों ने राष्ट्रीयता का जन्म होते देखा था, उसी तरह से आज यह देखेंगे आगे कि उग्र राष्ट्रीयता का जन्म कैसे हुआ। ठीक है, तो अब हम लोग ये देख रहे हैं कि उग्र राष्ट्रीयता का जन्म कैसे हुआ। तो पहला कारण ये है, देखिए, भारत की बिगड़ती आर्थिक स्थिति, शक्ति नहीं है बल्कि ये स्थिति, भारत की आर्थिक स्थिति कैसे बिगड़ रही है अब आप देखिए। बताया जाता है कि इस बीच 18 अकाल भारत में पड़े, और अकाल माने ऐसा समय जिसमें खाने पीने को भी दिक्कत हो जाए। 1896 से 97, 1899, 1900 इन वर्षों में भारत में अकाल पड़े, और अकाल के समय हमारी बहुत सी जनसंख्या मर जाती थी। खाने पीने तक को कोई उपाय व्यवस्था नहीं रहती थी। हमारी कृषि वर्षा पर आश्रित रही है, और जब अकाल पड़ा तो खाने पीने को ठीक से नहीं मिला, शासकों ने कोई व्यवस्था नहीं की, परिणाम हुआ कि हमारी बहुत सी जनसंख्या मर गई। साथ ही उसी बीच और क्या समस्या आई, एक प्लेग नामक बीमारी महाराष्ट्र राज्य के आसपास, मुंबई में खास करके फैली, और प्लेग को जांच करने के बहाने अंग्रेज लोग हमारे घरों में घुस के हमारी बहन बेटियों की इज्जत पे हाथ डालते थे, जिसका विरोध केसरी नामक पत्र में सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने किया। तो ये भी प्रश्न आपका बनता है कि तिलक का पेपर क्या है, तो मराठा और केसरी, ये प्रश्न कई बार बना है, आपको ध्यान रखना है। और केसरी नामक पत्र में प्लेग के बहाने जो बहन बेटियों या हमारे घर में घुस करके अंग्रेजों द्वारा जो ज्यादती की गई हमारे परिवारजनों के साथ, उसके खिलाफ जब केसरी में बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखा तो उन्हें 18 महीने जेल जाना पड़ा। तो यह प्रश्न भी बनता है, आप इसका ध्यान रखेंगे। चूंकि ये जातियां जब हो रही थी तो बाल कृष्ण और दामोदर कृष्ण चापेकर बंधु वहाँ के चित्पावन ब्राह्मण थे महाराष्ट्र राज्य के, इन लोगों ने क्या किया, रेंड और आयर्स्ट, ये जो हैं प्लेग अधिकारी थे उस समय के, कुल मिला के प्लेग को रोकने या नियंत्रण करने, इसके बहाने ये लोग ज्यादती कर रहे थे। तो इन लोगों ने चापेकर बंधु, दामोदर और बालकृष्ण, इन लोगों ने इन दोनों अधिकारियों की हत्या कर दी, किल कर दिया। तो यह भी प्रश्न आपका बनता है। और ये भारत की बिगड़ती आर्थिक स्थिति क्या है, पहले अकाल और फिर प्लेग, इन दोनों घटनाओं ने हमारे लोगों को असंतोष से भर दिया। ठीक है, तो पहला कार्य यह हुआ। दूसरा आप देखेंगे कि ये कांग्रेस की जो उपलब्धियां रही हैं, कहने को अभी आप कहेंगे कि पिछली कक्षा में आप ही कह रहे थे कि ये जो उपलब्धियां रही, हाँ बेशक उनकी उपलब्धियां रही हैं, लेकिन जो नए विचारधारा के लोग आ रहे हैं उन्हें लग रहा है कि 20 वर्ष का एक लंबा समय बीता, इस बीच मेरे हाथ माने कांग्रेसियों के हाथ कुछ खास उपलब्धि नहीं लगी, सिवाय इसके कि 1892 का एक्ट या लोगों में जन जागरण तो हुआ जिसका कोई ठीक से पैमाना नहीं है कि तौल पाएँ कि हाँ ये ठोस उपलब्धि है।
यद्यपि हुआ, जनजागरण तो हुआ ही, ये तो आप मान ही सकते हैं। ठीक है, तो कांग्रेस की उपलब्धियां जो थी उनसे नए लोगों को असंतोष हुआ कि ये उपलब्धियां संतोषजनक नहीं है, मन में असंतोष ने जन्म लिया। इसकी वजह से तीसरे कारण में हम लोग चर्चा करेंगे कि चूँकि आपने देखा जो उदारवादी थे अंग्रेजों की न्यायप्रियता और उनकी कार्यप्रणाली से ही संतुष्ट नहीं थे, बल्कि उनके रंग ढंग को भी मन से वो थोड़ा पसंद करते थे। और जो इस समय के नए लोग आए थे वो अपनी भारतीयता पर, अपनी राष्ट्रवादी सोच पर, अपने पर ज़्यादा विश्वास करते थे। वो कहते थे कि पश्चिम से हर हाल में हम लोग श्रेष्ठ हैं, विचार में, कार्य में, हर तरह से। माने उनको पश्चिमीकरण जो बढ़ रहा था उससे भी कहीं न कहीं असंतोष था। इस नाते उनका मानना था कि ये है हमको आत्मनिर्भरता या अपने पाँव पे खड़े होने में बाधा बनेगा पश्चिमीकरण। पश्चिमीकरण नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि भारत अपने पाँव पर खड़ा हो। तो इसकी वजह से बढ़ता हुआ जो पश्चिमीकरण है, इसकी वजह से भी जो नए वर्ग के लोग आए थे, उग्रवादी विचारधारा के लोग, उन्हें असंतोष था। ठीक, फिर देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव क्या हो रहा है? अफ्रीका के उत्तरी भाग का एक छोटा सा राष्ट्र है इथोपिया, उसके ऊपर भूमध्य सागर और फिर आगे ऊपर इटली। ऊपर मतलब उत्तर में इटली है। नक्शे में आप देखेंगे तो अफ्रीका महाद्वीप के एकदम उत्तर में इथोपिया, फिर भूमध्य सागर, फिर उस पर इटली। 1896 में इथोपिया ने इटली को हरा दिया। ये देखिए, इथोपिया ने इटली को हरा दिया। फिर आप देखेंगे एशिया महाद्वीप में रूस और जापान की स्थिति लगभग प्रशांत महासागर में देखेंगे नज़दीक ही है। 1905 में क्या हो रहा है कि जापान ने रूस को हरा दिया। जापान जैसा छोटा देश, इसमें रूस को हरा दिया। उस समय अंग्रेजों द्वारा, खास करके यूरोपियन द्वारा, यह हमारे मन मस्तिष्क में बैठाया गया था, खास करके अफ्रीका और एशिया वासियों के मन में, कि यूरोपीय अजेय हैं और श्रेष्ठ हैं। यह जो भाव बैठा दिया गया था और हमारे भी मन में कहीं न कहीं वो भाव बैठा हुआ था, जिसके चलते हम में शक्ति होते हुए भी हम शक्तिहीनता का एहसास करते थे। इन दोनों घटनाओं ने, इथोपिया का इटली पर विजय लेना, इटली यूरोपियन राष्ट्र है, जापान का रूस पर विजय लेना, रूस भी यूरोपियन राष्ट्र है, और रूस दोनों स्थितियों में है, कुछ उसका भाग यूरोपीय है, कुछ उसका भाग एशिया है, लेकिन मूलतः वो अपने को यूरोपीय ही मानता है। तो जापान जैसे छोटे राष्ट्र का रूस पर विजय लेना किस सन में? 1905 में। ये हम लोगों को बड़ा आत्मबल प्रदान किया कि जब ये छोटे छोटे राष्ट्र उन बड़े बड़े शक्तिशाली लोगों को हरा सकते हैं तो हम क्यों नहीं। यह भाव उनमें जन्म लिया और इसने हमारे उग्र राष्ट्रीयता के उत्पन्न होने में बड़ा योगदान दिया। ये इथोपिया का इटली पर आप ये ध्यान रखेंगे कि इथोपिया का इटली पर ये घटनाक्रम और ये घटनाक्रम, और इसका सन भी ध्यान रखेंगे 1896 है, 1905 है। ये दोनों घटनाक्रम हो रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव के संदर्भ में। और मिस्र एक देश है, फारस है, तुर्की है। एक समय में क्या हो रहा है कि यूरोपियन लोग आकर के अफ्रीका में और एशिया के तमाम राष्ट्रों में अपना उपनिवेश बना ले रहे हैं। ठीक है, तो मिस्र में उपनिवेश विरोधी आंदोलन चल रहा है, फारस में चल रहा है, तुर्की में चल रहा है। इसका भी प्रभाव हम लोगों के मन पर, खास करके नए लोगों के मन पर, जो उग्र राष्ट्रीयता को मानते थे, बाल गंगाधर तिलक हैं, लाला लाजपत राय हैं, अरविंद घोष हैं, इन लोगों को माना जाता है, उन पे पड़ रहा था। तो ये तीनों घटनाएं, ये वाली 1905 में जापान रूस वाली, और यहाँ के जो घटनाक्रम चल रहे हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव भी हम लोगों के मन पे पड़ा। फिर देखेंगे, आपने देखा है, अभी चर्चा कई बार हुई है कि बंगाल के विभाजन ने भी हमारे लोगों को एक तरह से असंतोष से भर दिया कि जिन अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास करते हुए हमारे वयोवृद्ध या सीनियर नेता अभी तक उनका गुणगान करते फिरते थे, अब देखिए उन्होंने बंगाल का विभाजन करके हमारी राष्ट्रीयता को एक तरह से ललकारा है। नाम ले रहे हैं प्रशासनिक असुविधा का, जबकि वो
धार्मिक विभाजन एक तरह से कर रहे हैं। प्रशासनिक विभाजन तो छोड़ दीजिए, धार्मिक विभाजन कर रहे हैं। धार्मिक विभाजन से तात्पर्य है कि बंगाल का ऐसे विभाजन कर रहे हैं कि एक प्रांत में हिंदू की बहुलता रहे, एक प्रांत में मुस्लिम की बहुलता रहे, और मुस्लिमों को एक तरह से हिंदुओं के खिलाफ कर रहे हैं। इसी खिलाफत या खिलाफ करने की जो रणनीति या बांटो और राज करो की रणनीति अपनाई अंग्रेजों ने, उसका दुष्परिणाम हम लोग आगे भी देखेंगे। अभी तमाम दंगे हो रहे हैं अंग्रेजों के समय ही, उसमें देखेंगे। साथ ही उसका दुष्परिणाम 15 अगस्त 1947 को हम लोगों ने देखा कि देश को स्वतंत्रता तो मिली, लेकिन साथ ही साथ देश का विभाजन भी हुआ, और उस विभाजन जनित समस्या से हम आज भी दो चार हैं मतलब सामना कर रहे हैं। तो बंगाल का विभाजन हुआ ही, साथ ही ये देखेंगे आप। और जो उग्र राष्ट्रीयता के लोग थे वो एक तरह से यह मानते थे कि हम अपने स्वाभिमान के आधार पर चलेंगे। कहा करते थे कि यदि अंग्रेज हमको हमारी स्वतंत्रता ऐसे थाली में सजा के दे दें तो हम नहीं लेंगे। हम अगर इसे हासिल करेंगे तो अपने पौरुष से हासिल करेंगे, अपने बल से हासिल करेंगे, अपने संघर्ष से हासिल करेंगे। हम उपहार में दी गई वस्तु या भीख में दी गई वस्तु को स्वीकार नहीं करेंगे। उनका तात्पर्य था कि हम आपका वो नहीं लेंगे, एक तरह से गिफ्टिंग वाला प्रोग्राम नहीं करेंगे हम, बल्कि आपसे छीन लेंगे, संघर्ष करेंगे। और ऐसा था भी नहीं कि हमें उपहार में देने वाले थे, लेकिन ऐसा कह के वो लोग जो उग्र राष्ट्रीयता के कर्ता धर्ता लोग थे, वो लोग हमारे नए वर्गों में, भारतीय जनता में उत्साह और जोश पैदा करना चाह रहे थे कि यही जब हम बात करेंगे तो लोगों में खूब उत्साह बढ़ेगा और उसका परिणाम यह होगा कि राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी भागीदारी बढ़ जाएगी। ये उनका ऐसा कहना था, और इसका असर भी हम देखते हैं कि स्वाभिमान का विकास ये हुआ। तो सबसे पहले ये आर्थिक स्थिति, इसने तो बहुत ही परेशान किया। फिर कांग्रेस की उपलब्धियां हम लोग देखते हैं, इसने भी कोई कुछ खास उपलब्धि नहीं है सिवाय 1892 के एक्ट के। ठोस तो यही है, बकिया तो जो राष्ट्रीय जागरण हुआ वो तो मन मस्तिष्क में हुआ, लोगों के, लोग जागृत हुए, जिसकी कोई तौल तो संभव है नहीं, लेकिन फिलहाल ठोस यही हुआ। फिर आपने देखा कि बढ़ता हुआ पश्चिमीकरण, इसने नुकसान पहुंचाया। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव जो है इसने खूब फायदा दिया। इथियोपिया का इटली पर विजय, 1905 में जापान का रूस पर विजय, इसने एक तरह से उसमें उग्र राष्ट्रीयता के उत्पन्न होने में खूब साथ दिया। बंगाल का विभाजन हम लोगों के लिए एक तरह से करुण प्रथा के रूप में रहा, तो इसका भी अपना योगदान है। साथ ही साथ हमारे लोग जो है, हमारे ही लोगों में स्वाभिमान का विकास कर रहे थे, तो उसने भी हमें जोश उत्पन्न किया। कहा जाता है कि बढ़े हुए मनोबल से हम कोई भी कार्य करें तो उसकी सफलता की उम्मीद ज़्यादा रहती है। कारण है कि उसमें हम पूरे जोश से लगते भी हैं और पूरे मन से कार्य भी करते हैं। तो इस चीज़ को हम लोगों ने आज देखा, और ख़ास कर कीजिए घटनाक्रम। अब आप ज़रा सा देख लीजिए इसे, और फिर जितने तथ्य बताए गए हैं इसको सुन भी लीजिए, समझ भी लीजिए, थोड़ा मन मस्तिष्क में बैठा लीजिए, और जिन प्रश्नों पर चर्चा हुई है कि ये प्रश्न आते रहे हैं उनका आप ध्यान रख लेंगे, और फिर ध्यानपूर्वक जब प्रश्न आपको आएगा तो आप विवेक संगत उचित निर्णय लेते हुए फिर टिक मार देंगे, जिससे हमारी सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। तो आज की कक्षा में इतना ही। अब हम लोग जो है अगली कक्षा में फिर से मिलते हैं, तो सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे।